हमें ज्वाइन किया है एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ने। हमाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। महंगाई में पहले भी इजाफा है, हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद होती रहती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर भी आप लोगों ने कीमत बढ़ाई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ तेल की कीमतों पर आएगा बल्कि इससे जो रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं उसकी कीमत पर भी आएगा, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तो कैसे कंट्रोल करेंगे फिर महंगाई को? शुक्रिया शहजाद। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त कमोडिटीज़ की प्राइसेस यानी अशिया की कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं। अमेरिका में भी 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे हैं और इसी का हिस्सा हमारी बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त फरमाया कि हम 30 रुपये से 0 पे ले आए हैं फ़ी लीटर जो टैक्स था जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, ताकि हम मज़ीद जो महंगाई हो रही है या जो प्राइस राइज़ आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो हम लोगों को उससे महफूज रखें। तो वो तो अब 0 हो गया। फिर हमने एक फ़ैसला किया था कि 17% ही सेल्स टैक्स रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरह 56% पे नहीं ले जाएंगे इसे, लेकिन अब हमने उस 17% को भी आधा कर दिया है और आधा ये जो अभी रीसेंट राइज़ आई है, आधा इसका बोझ हमने उठा लिया है अपना टैक्स कम करके और आधा हमें मजबूरन लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। उसके बावजूद ख़ित्ते में और दुनिया के अक्सर ममालिक में अगर देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल और डीज़ल बिक रहा है। लेकिन हमारे साहब, खत्ते में हमारी जो महंगाई थी तहरीक इंसाफ के 2 से ढाई सालों में ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन वो दूसरे ममालिक से ज़्यादा थी। अगर ट्रेंड भी जिन माह में हमने देखा कि सिमिलर था, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा थी, तो वो बोझ पहले ही अवाम बर्दाश्त कर रही थी। अब आप जो बात बता रहे हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन अवाम पर तो उसका बोझ बढ़ेगा। उसको कैसे फिर काउंटर किया जाएगा? देखें, हमारा एक सोशल सेफ्टी नेट्स का सिस्टम जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से पहले उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। एहसास का प्रोग्राम नंबर 1, हमारे जो पनाहगाह हैं, लंगर खाने हैं, सेहत इंसाफ कार्ड है और ये सारी चीज़ें, टारगेटेड सब्सिडीज़, यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो रिकॉर्ड सब्सिडीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इन सारी चीज़ों के ज़रिए ये जो पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है कोविड के बाद, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के बाद, इससे हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाम को महफूज रखें। तो अब कुछ चीज़ें बैनुल-अक़वामी होती हैं, इन आलमी मंडियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल PDL 0 कर चुकी है तो अब मज़ीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है। इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमत वापस पीछे की तरफ आएगी तो हम ये जो तेल की कीमत बढ़ी है इसको वापस लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको अब हुकूमत कैसे पूरा करेगी? आप कह रहे हैं कि GST हमने आधा कर दिया है, लेवी जिसका टारगेट 610 अरब रुपए है वो अभी तक इस माली साल में आपने नहीं लगाया है, तो फिर वो भी नागुज़ीर हो जाएगा एक वक्त के आगे जाके, या आपको वो 600 अरब कहीं और से जनरेट करना पड़ेंगे या लेवी लगा के करना पड़ेंगे। IMF से ऑलरेडी मुज़ाकरात में है, IMF कन्विंस्ड नहीं है कि हम इस बजट पे अमल भी कर सकते हैं, तो कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे फिर? ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोलियम लेवी क्योंकि हमने कम की है और सेल्स टैक्स को आधा किया है ताकि लोगों पे पूरा बोझ ना आए, इससे रेवेन्यू का लॉस तो होएगा। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि एक पूरी दुनिया जो है और पाकिस्तान उसमें भी उस महंगाई का असर आया है कोविड के बाद, तो अब हमारी टैक्स के अलावा एक ये भी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इस आलमी ये जो तूफ़ान आया है कीमतों में इससे महफूज रख सकें। तो किसी जगह आपको ट्रेड ऑफ तो करना पड़ता है और ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जो फ़िलहाल हमने फ़ैसला किया है कि करना ज़रूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर रेवेन्यू और टैक्स आपका शॉर्टफॉल होगा तो फिर आपको फिस्कल डेफिसिट का खसारा होगा, पैसे बोरो करने पड़ेंगे, वो भी इन्फ्लेशनरी होगा, तो फिर कहीं ना कहीं जाके उसका भी इम्पैक्ट इवेंचुअली आवाम पर ही आएगा। तो एक बड़ी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल है इस वक्त ये। देखें, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है कि नहीं, अभी तो पहला ही साल चल रहा है, 12 माह का जो फिस्कल ईयर होता है जी। तो अभी आगे जाके डेवलपमेंट्स काफ़ी हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मसलन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हम समझ रहे हैं कि आपके रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो मीट होएंगे। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है कि नहीं। और करंट अकाउंट जो कि ऐसा लगता है कि आखिरी महीने के नंबर्स आने के बाद शायद वो सरप्लस ना रहे, लेकिन अगले साल कितना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में इजाफा होना शुरू हो गया और पिछले महीने का जो इंपोर्ट बिल था वो $6.3 बिलियन का था। अगर इसी रफ्तार से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता रहा
तो फिर ये भी एक बड़ा इशू हो जाएगा। और जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, आपसे भी कई मरतबा इस पर बात हुई है, वो तो नहीं मुमकिन हो सकेगा अगर हम दोबारा एक बड़े खसारे की तरफ देख रहे हैं। तो फ़िलहाल तो खसारा नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये मैनेजेबल रेंज के अंदर ही खसारा चल रहा है। और हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है रेमिटेंसेस से कि रेमिटेंसेस में इजाफा जो है और जो मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है इस फिस्कल ईयर में। तो अगर वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मेरा ख्याल है कि ये इसको हम करंट अकाउंट को मैनेजेबल रेंज में क्लब कर लेंगे। आपको लगता है कि कर लेंगे कि मतलब यानी कि अगर हमारा खसारा जो है ट्रेड डेफिसिट $70 अरब के आसपास होगा, जो कि नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो तब भी आपके ख्याल में मैनेजेबल होगा ये? देखें, आपका अगर $70 अरब या $60 अरब इंपोर्ट्स हैं, खसारा तो नहीं, आपकी टोटल इंपोर्ट्स होंगी, तो आप तो आप उसको $25 अरब या $30 अरब एक्सपोर्ट से कवर करेंगे और आप $29 अरब रेमिटेंस से कवर करेंगे और बाकी आप अपने कैपिटल अकाउंट से कवर करेंगे। ये जो हिस्सा रह जाता है इसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अभी तक तो वो विद इन रेंज है। सही। और अगर हमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में कोई बेहतरी नज़र आ जाती है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये शायद कमोडिटीज़ पीक कर गई हैं, तो फिर हमें इसका ट्रेड गैप भी हमें नैरो होता और इंपोर्ट्स का बिल भी हमें नैरो होता नजर आएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो, उसी से पाकिस्तान को फायदा होगा। रूस से हमारा मुआहदा हो चुका है गैस पाइपलाइन के हवाले से। 1100 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है और $2.5 से $3 अरब की इस पर लागत होगी। पाकिस्तान का शेयर इसमें 76% है और 24% रूस का है। आप इसकी दलील भी बता चुके हैं कि क्यों दोनों सुई कंपनीज को नहीं दिया गया, क्योंकि जो 56 इंच की पाइपलाइन है वो पाकिस्तान में सुई कंपनीज बनाने का एक्सपीरियंस नहीं रखती हैं। लेकिन ताबिश गौहर साहब जो कि मुआविन खसूसी हैं, उन्होंने बाकायदा ये आकर कहा था कि हमें अगर रूस की तरफ से पाइपलाइन दी जाएगी तो टोटल हमारी डिपेंडेंसी उन पर होगी और वो बहुत महंगा मंसूबा होगा और उसको पाया तकमील तक लाने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2-3 चीज़ें हमने इस नेगोशिएशन के अंदर चेंज की हैं पाकिस्तान की फेवर में। एक IRR बहुत ज़्यादा उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट में भेजा था, उसका अब हम IRR की कोई गारंटी नहीं दे रहे। थ्रूपुट की हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। 74% हमारा शेयर है और 26% जो है वो शेयर होएगा रशिया का होएगा, गवर्नमेंट ऑफ रशिया का, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर। इसके अलावा अगर आप 25 ईयर लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें तो उसमें ये 20% सस्ता पड़ता है 56 इंच की पाइपलाइन जो है। उसके अलावा 56 इंच की पाइपलाइन के मुख्तलिफ और फ़ायदे हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 कंप्रेसर स्टेशंस लगेंगे, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में 9 के करीब लगेंगे। तो उससे काफ़ी हमें फ्री फ्लो मिल जाता है। और ये पाइपलाइन ही आपकी एक एज अ स्टोरेज भी एक्ट करती है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान में पाइपलाइन को ही बतौर स्टोरेज यूज़ किया जाता रहा है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड इस वक्त जो मिडल ईस्ट में बिछाया जा रहा है, रशिया में बिछाया जा रहा है, वो 56 इंच का ही है। और मेरा ये ख्याल है कि और जो हमने एक और जो बहुत ज़रूरी बात कि लोकल कंपनियों को भी हम पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, जो पाइप लाइंग होएगी। तो इसके 11 हिस्से होंगे पाइप लाइंग के जो सब कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे और उसमें हमारी इंशाल्लाह ताला दोनों सुईज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, क्योंकि ताबिश गौहर साहब ने कहा था 1-1.5 साल तो इस बात में लग जाएगा कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, तो आप ज़रा टाइमलाइन बताइएगा कि कब से ये पाइपलाइन बनना शुरू हो जाएगी और ये मुकम्मल कब तक हो जाएगी? इसकी टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जी, हमने अपने लिए एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है और हमने अगले 30 दिन के अंदर हमारे टेक्निकल लेवल के डिलिब्रेशंस फाइनेंसिंग के ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर शुरू हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ होमवर्क ऑलरेडी प्री इंजीनियरिंग डिज़ाइंस जो होते हैं वो रशियन कंपनीज़ ने किया हुआ है। तो हमने 2023 के मिडल का अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2023 के मिडल तक हम इसकी कंप्लीशन अचीव करें। ये एक बड़ा टारगेट है, मैं इसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर हम इसको तेज़ी से लेके जाएँ और अपने प्रोसेसेस को स्मूथली रन करें तो ये हम अचीवेबल है टारगेट ये। और क्योंकि 2 नए टर्मिनल्स के हवाले से भी एग्रीमेंट हो चुका है, उन टर्मिनल्स की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाइपलाइन बिछे ताकि वो गैस इसके ज़रिए साउथ टू नॉर्थ भेज सके। वो टर्मिनल्स कब बनना शुरू हो जाएंगे और वो कब मुकम्मल होंगे? जी, जो हमारी उनसे बात हुई है दोनों कंसोर्शियम से जो टर्मिनल्स से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने भी हमें 2023 के मिडल का ही टाइमलाइन दिया है। और आपके ख्याल में ये दोनों डेडलाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं कि मुकम्मल हो जाएंगी?
देखें, टर्मिनल्स वाले तो वो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि डेवलप कर रहे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। ये वाली जो क्योंकि ये जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं और रशियंस का बेपनाह सबसे ज़्यादा दुनिया में तजर्बा है 56 इंच की पाइपलाइंस बिछाने का भी और इसकी डिज़ाइन इंजीनियरिंग का भी, और जो सप्लायर्स हैं वो भी दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपने प्रोसेसेस पाकिस्तान के एंड से स्मूथली चलाएँ तो रशियंस अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करके और हमारे लोकल भी जो फर्म्स हैं उनकी भी क्योंकि साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है तो उनको भी बीच में इन्वॉल्व करके एक टीम वर्क की सूरत में हम 2023 का टारगेट अचीवेबल है, मैं समझता हूँ। और हमाद साहब, ये जो पाइपलाइन है ये टेक और पे बेसिस पर है या टेक एंड पे बेसिस पर है? अगर यानी कि मिसाल के तौर पे हमारी गैस की डिमांड कम होती है और ये नई पाइपलाइन जो बिछने जा रही है ये इस्तेमाल नहीं होती, तब भी क्या हम कोई गारंटीड पेमेंट्स कर रहे हैं इनको? नहीं, ये इसके अंदर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कोई थ्रूपुट की गारंटी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हम ये टेक और पे नहीं कर रहे। लेकिन क्या एलसी जो है उसके जरिए इनको कोई गारंटी दी जाएगी इंटरस्टेट गैस सर्विसेज कंपनीज के तहत? ये फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी फाइनेंसिंग हमने इकट्ठे रेज़ करनी है और जो इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसमें रशिया की लीड होएगी और जाहिर है कि हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंसिंग इसकी होए वो पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओनरस से कम ओनरस टर्म्स हों और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई ओनरस गारंटी जो है उसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो यानी कि ये पाइपलाइन चले या ना चले, इसके ज़रिए गैस मुंतकिल की जाए या ना की जाए, लेकिन रशिया को हम कोई कैपेसिटी पेमेंट या किसी किस्म की गारंटीड पेमेंट्स नहीं कर रहे इस पर? जी जी बिल्कुल, इस अभी तक जो हमारा हेड ऑफ टर्म्स में मुआहदा हुआ है उसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है। सही है। आज एक और बड़ी खबर आई और पाकिस्तान की अच्छी खबर है कि लकी ग्रुप और सैमसंग का जॉइंट वेंचर हो गया है। आप जब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज थे उस वक्त ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई गई थी, तो इसके तहत क्या समझते हैं कि कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो किस हद तक कम हो सकता है? क्या फ़वायद होंगे पाकिस्तान को इसके? मैं समझता हूँ कि ये डर्ब्स पॉलिसी जो है सबसे पहले जो आई थी, जिसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए हमने पाकिस्तान में तमाम स्मगलिंग ज़दा फ़ोन को ख़त्म किया, वो सबसे अहम पॉलिसी थी और ये इसमें PTI के हुकाम ने बड़ा अच्छा काम किया, FBR ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू होता था, तो हम जब ये पॉलिसी सामने लेके आए तो 70% फ़ोन पाकिस्तान में इम्पोर्टेड होते थे। वो फ़ोन्स जो हैं वो ज़ीरो पे चले गए, 70% फ़ोन स्मगल्ड होते थे पाकिस्तान में। वो स्मगलिंग को इस डर्ब्स की टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ने एलिमिनेट कर दिया और कंपनियों का रुझान पाकिस्तान की तरफ हुआ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद जब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लास्ट ईयर लेके आए अप्रैल मई के अंदर, तो फिर सडनली हमें सैमसंग वाले भी मुझसे आके मिले, दूसरे ग्रुप से मुझसे आके मिले, लोकल ग्रुप्स ने तो ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर दी है और सैमसंग जो है वो भी अब प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर होएगा और मुस्तकबिल में आने वाले सालों में ये मुमकिन है कि हमारी स्मार्टफोन की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शायद टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को भी क्रॉस कर जाएं 5 या 10 साल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।